Good morning, students. Today I am again here with some of the important topics of electricity. That is very important, and a lot of numericals is also related to this topic. These topics are electric circuit and circuit diagrams. Ohm's law, that is very important, and also how we verify Ohm's law. ठीक है, तो हम इतने टॉपिक को आज डील करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, और ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करना है इसके बारे में पढ़ना है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में हम चलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? तो इलेक्ट्रिक सर्किट कहने का मतलब ये हो जाता है कि वैसा पाथ, ठीक है, वैसा पाथ जिसमें हम कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डालते हैं, और ये जो पाथ होना चाहिए उसमें क्लोज्ड पाथ बनना चाहिए। क्लोज्ड पाथ बनने का मतलब ये है कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकले तो दूसरी तरफ एंड पर पहुंच जाए। ठीक है, तो हम समझते हैं इसके बारे में। कह रहा है द इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज्ड पाथ। कह रहा है क्या? ये क्लोज्ड पाथ होता है, पूरा मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाना चाहिए, उसी को बोल रहा है क्या? क्लोज्ड पाथ। इन विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कहने का मतलब है बल्ब है, वाटर हीटर है, ठीक है, फैन है, ठीक है, ये सब सारा जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसको हम कनेक्ट करते हैं बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी। ठीक है, बैटरी का दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो उसी टर्मिनल के बीच में जो वायर, कनेक्टिंग वायर होगा, उसके बीच में बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होगा और भी बहुत सारे जो यूजफुल ऑब्जेक्ट होंगे उसको हम लगाते हैं। जैसे हम एक देखते हैं, जैसे एक बैटरी ले लिए, ठीक है, और उस बैटरी से हम एक बल्ब को कनेक्ट किए, और बल्ब को कनेक्ट करने के लिए फिर उसके बाद एक हम स्विच को लगाएं, ठीक है, और उस बल्ब में कितना इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है उसको मेजर करने के लिए हम अमीटर लगाएं। ठीक है, ये एक सिंपल डायग्राम, सिंपल सर्किट हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा पाथ हुआ उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और उसी के तरह आता है सर्किट डायग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम में सिर्फ थोड़ा सा का अंतर होता है। तो अंतर यह होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ओरिजिनल, सारा चीज ओरिजिनल होता है, ठीक है, एकदम ओरिजिनल। ठीक है, और जबकि सर्किट डायग्राम में क्या होता है, ये सैम्बल के रूप में, जो हम पीछे क्लास में पढ़े थे सैम्बल, ठीक है, उसका हम यूज करते हैं। बल्ब के जगह बल्ब का सैम्बल यूज कर लेंगे, अमीटर के जगह अमीटर का सैम्बल यूज कर लेंगे, स्विच है स्विच के जगह स्विच की यूज कर लेंगे, बैटरी होता है तो बैटरी की जगह बैटरी का सैम्बल यूज कर लेंगे। ठीक है, तो उसी से ये डायग्राम वर्ड उसी के लिए बना है। तो सर्किट डायग्राम कहने का मतलब हो गया क्या? वो एक डायग्राम देगा जिसमें कि हम जो सैम्बल्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सैम्बल्स, उसका हम पूरा प्रयोग करते हैं। जैसे इसका डिफिनीशन कह रहा है इस सर्किट डायग्राम इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? एक सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है ये, ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है जिसमें कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो ऊपर वाला था उसी में क्या है, सारा सब्सटेंस वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर फर्क आ जाएगा कि यहाँ पर हम यूज करेंगे किस चीज़ का? सिंबल का यूज करेंगे, बस इतना ही फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बैटरी है और इस बैटरी से करंट निकला, ठीक है, और ये करंट निकला तो वो अमीटर से होते हुए जब की को क्लोज करेंगे तो करंट इससे पास होगा, तो वो आगे बढ़ेगा, और फिर ये रजिस्टर कहने का मतलब है कोई लोड कहने का मतलब है बल्ब का यूज कर लिए, फैन का यूज कर लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होता है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसके अलावा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, वोल्ट मेजर करने के लिए कि कितना वोल्ट उससे पास हो रहा है। ठीक है, और फिर उससे होकर के करंट आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा जब कंप्लीट पाथ बना देगा तो उसी को हम बोलेंगे सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है,
तो जो ओम्स लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम कह सकते हैं कि ये मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लाइफ है, जान है ये, ठीक है। बहुत सारा न्यूमेरिकल रिलेटेड होता है ओम्स लॉ से, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ओम्स लॉ से एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ओम्स लॉ दिया गया था जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा इन 1826 में दिया गया था, ठीक है। तो उनके अनुसार कहना था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, ठीक है। टेम्परेचर को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, और फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब है प्रेशर वगैरह, ठीक है, एयर का कंडीशन वगैरह, सारा जो एटमॉस्फेयर है वो सेम रखना है। ये नहीं कि हम दूसरा वायर ले लिए और उसके लिए दूसरा कंडीशन लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। मतलब हर एक के लिए सेम कंडीशन रखना है, ठीक है। तब क्या होता है, एंड फिजिकल कंडीशन द करंट फ्लोइंग, तो जो उससे उस वायर से करंट जो फ्लो करेगा थ्रो द कंडक्टर, कंडक्टर कहने का मतलब क्या, वो जो कंडक्टर होगा, वायर होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, करंट, ठीक है। फिर से हम देखते हैं, कह रहा है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हम पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, ठीक है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब होता है कि जैसे जैसे भी बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता चला जाएगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि अगर जैसे जैसे करंट हम बढ़ाएं तो वैसे वैसे भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसके बाद एक चर्चा और किए थे हम, क्या कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी तो है, लेकिन हम इस पर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आई इज इक्वल टू भी ना हो जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन सोल्व होता नहीं है। जब तक भी नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, जब इक्वल अगर हमको लाना है तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना होगा। तो साइन को हटाने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। जब तक वो कांस्टेंट हम लाएंगे नहीं तब तक हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो हम रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, तो 1/r, ठीक है, जो कि इन्वर्सली होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। और भी तो मेरा दिया हुआ था, ठीक है। तो 1 और भी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, v/r। फिर से देखते हैं, हम पर है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v, तो I इज इक्वल टू 1/r, ये कांस्टेंट, इनटू भी जो पहले से दिया हुआ था वही रह गया, ठीक है। तो ये 1/r जो आया है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। सभी जितना भी मटेरियल होता है उसके लिए फिक्स होता है, ठीक है, जिसके बारे में रेजिस्टेंस के बारे में पूरा डिटेल में अभी और आगे चलेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में पूरा डिटेल में चलेगा। अभी हम यहाँ पर ये मान करके चलेंगे कि 1/r है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इससे अब फार्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू v/r, ठीक है। और यही तुम्हारा जो है वो है ओम्स लॉ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के व्यू से भी, न्यूमेरिकल के व्यू से भी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, ठीक है। अब आता है इसके बाद वेयर r इज कांस्टेंट, ठीक है, जहाँ पर r क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो r इज, अब I इज इक्वल टू v/r को हम लिख सकते हैं क्या, r को यहाँ ट्रांसफर कर दिए तो r इज इक्वल टू v/i भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन मेनली हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे I इज इक्वल टू v/r, ठीक है। और इसी में क्या होगा कि जैसे I गायब कर दिया, v पूछ लिया, ठीक है, मतलब कोई एक वैल्यू गायब कर देगा, I गायब कर दिया, v/r दिया रहेगा, v/r दिया रहेगा, ठीक है। v गायब कर दिया तो I और r दिया रहेगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ रिलेशन बना करके क्वेश्चन डालेगा। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि जितना भी पीछे पढ़ा गया है
वो सारा का टॉपिक जो भी है, जितना भी फार्मूला है, सब एक दूसरे से रिलेट होकर के थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल चलेगा। ठीक है, तो अभी सिंपल सिंपल जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जा रहा है उसको करते जाना है, उससे बेसिक कंसेप्ट आपका तैयार होगा, फिर आगे चल करके थोड़ा और लेवल बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अगला जो है हमारा वो है क्या, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं अभी फार्मूला I इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, अब इसको R को यहाँ रिप्लेस कर दिए और I को यहाँ कर दिए, तो मेरा निकल गया R इज इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, और V क्या था, V था पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, I है करंट, करंट का एम्पियर होता है यूनिट। ठीक है, तो मेरा जो यूनिट आ गया R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस के लिए वोल्ट बाई एम्पियर, और वोल्ट बाई एम्पियर का एक नाम है, क्या नाम है उसका, ओम। ठीक है, तो जो यूनिट हो गया रेजिस्टेंस का वो हो गया ओम। ठीक है, और ओम जो है इसका हम सिंबल के रूप में यूज करते हैं, वो कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, ये यूनिट हो जाता है किसका, रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है 1 ओम, जैसे पढ़े थे 1 एम्पियर 1 वोल्ट, उसी तरीके से होता है 1 ओम। तो क्या होगा, जैसे R इक्वल टू वी बाई आई होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज भी 1, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो जाएगा, और ये जो करंट होगा वो भी 1। ठीक है, तो 1 बाई 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और V बाई आई को हम जानते हैं क्या, ओम। ठीक है, तो वही 1 ओम को डिफाइन करना है। तो देखते हैं डिफिनेशन से, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर का मतलब जितना भी दुनिया में कंडक्टर है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, विच अलाउ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, जो कि करंट पास होने दे रहा है कितना, 1 एम्पियर, टू फ्लो थ्रू इट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड। कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना रख रहे हैं, 1 वोल्ट, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखा गया है, और जो हमारा करंट है वो भी 1 एम्पियर है, तब जो करंट पास होगा, रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस होगा वो रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे R इक्वल टू वी बाई आई निकल करके आया था। ठीक है, तो R इक्वल टू वी बाई आई जो अभी बताएं, ठीक है, V के जगह रख देना है 1 वोल्ट, I के जगह रख देना है 1 एम्पियर। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 V बाई ए, और V बाई ए को हम जानते हैं क्या, किस नाम से, ओम के नाम से, तो इसी को हम कहते हैं क्या, 1 ओम। ठीक है, तो ये डिफिनीशन पूछ लेता है, डायरेक्ट ही डिफिनीशन के फॉर्म में पूछ लेता है, कहता है कि डिफाइन 1 ओम। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको याद कर लेना है और समझ लेना है। ठीक है, ये मतलब कि यहां से आपका निकल करके आता है क्या, 1 ओम के बारे में ये। ठीक है, यही आपका 1 ओम देता है। ठीक है, तो इसके बाद अब चलते हैं वेरिफिकेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करते हैं, तो ये एक प्रैक्टिकल है जो कि लैब में संभव है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कोशिश करते हैं इसको समझाने के लिए, और आपको करना है क्या, जो बताया जा रहा है, ठीक है, उस एक्टिविटी को आपको शॉर्ट में कर लेना है। ठीक है, इतना लंबा नहीं लिखना है, उसको आपको खुद लिखना है कि कैसे कैसे हो रहा है, उसको खुद आपको सोच करके उसको छोटा करके लिखना है। ठीक है, तो हम वेरीफाई करते हैं, उसके लिए हम ये जो एक्टिविटी है ये प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले एक बैटरी होना चाहिए, एक रिहोस्टैट होना चाहिए। रिहोस्टैट बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को। ठीक है, रिहोस्टैट जिसको बोलते हैं वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस, और वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बदल सकते हैं। मतलब ये वायर यहाँ पर है, उसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो करंट बहने की मात्रा है, फ्लो करने का जो करंट का प्रक्रिया है वो बढ़ सकता है, घटाया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि करंट कितना जा रहा है ये हमको मालूम होता रहेगा कि कितना करंट हमको ले जाना है, मतलब कभी इंक्रीज कराना है, कभी डिक्रीज कराना है, इस तरीके से। ठीक है,
उसके बाद हम एक एमीटर लगा देंगे जिससे ये पता चलेगा कि कितना करंट गया। इसके बाद एक कंडक्टर कहने का मतलब है एक रजिस्टर, मतलब बल्ब, फैन वगैरह कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ रजिस्टर के पास एक वोल्ट मीटर लगा देना है, और वोल्ट मीटर के बारे में जानते हैं कि वो हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में, ठीक है, और एमीटर सीरीज में। इसके बाद आगे चलता है और ये करंट यहाँ पर आता है, ठीक है, दूसरे एंड पे। अब करना है क्या, करंट पास कराना है, ठीक है, और ये जो रजिस्टर है उसको आगे पीछे करना है, मतलब धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा ये वायर, ठीक है, तो बहुत ही कम करंट फ्लो होगा, एक्टिविटी करना है ये। और जब ये रजिस्टर और आगे बढ़ेगा तो करंट का मात्रा क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो होता है क्या, मान लो स्टार्टिंग में मेरा 2 करंट जा रहा है, ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल सारा वैल्यू है, ठीक है। ये जो 2 आ रहा है हम एक्सपेरिमेंट से दे रहे हैं कि हाँ एमीटर से जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर जा रहा है, ये करंट को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर में जब इस रेजिस्टेंस से हो करके पास होगा तो जो वोल्ट होगा वो कुछ देगा, ठीक है, और वो जो वोल्ट देगा हम एक्यूरेट वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो हमें एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू मान लो कि अगर 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ वोल्ट मीटर खुद ब खुद रीडिंग देगा, ठीक है, तो ये मान लो कि 4 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, करंट को और बढ़ाएं, ठीक है, मतलब रजिस्टर को इधर करेंगे, जब वायर को इधर करेंगे तो करंट का मात्रा और बढ़ेगा। तो अब जो करंट है वो 3 एम्पियर हो गया। तो अब जो यहाँ पर वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगा वो 6 आ जाएगा, ठीक है। हम और आगे बढ़ाएंगे, मतलब करंट 4 एम्पियर कर दिए, तो यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे करंट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जा रहा है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V का, मतलब जैसे करंट बढ़ेगा तो वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेंज कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब पढ़े थे हम क्या कि R जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो क्या ये R जो वैल्यू है क्या वो कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे करंट बढ़ाते चले जाएंगे वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन दूसरा जो वेरिफिकेशन होना चाहिए था वो ये कि जो रेजिस्टेंस है वो भी सब में सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्टर हम लिए हैं उसको हम बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं, कंडक्टर हमारा वही है जो पहले था, ठीक है। तो ये जो वैल्यू देगा R वो हमेशा क्या देना चाहिए, कांस्टेंट देना चाहिए। तो चलो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो हम पढ़े थे कि R इक्वल टू हो जाता है V/I, ठीक है, पढ़े थे। तो V कितना, V है 4, ठीक है, तो यहाँ पर 4 पुट होगा, और I कितना है 2, तो 4/2 मतलब कितना आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 2, ठीक है। फिर से नेक्स्ट में हम चलेंगे तो यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस आ गया है कितना, 2 ओम आ चुका है। फिर जब और निकालेंगे R तो फिर से V/I है, V कितना 6 और I कितना 3, तो 6/3 फिर से सोल्व करेंगे तो कितना 2 ओम आएगा, ठीक है। तो फिर से रेजिस्टेंस निकल करके आ गया 2 ओम। फिर से चलेंगे 4 और 8 है, ठीक है, तो R इक्वल टू V/I, V कितना 8 और नीचे में 4, सोल्व करेंगे फिर से 2। तो हम एक बात गौर कर रहे हैं कि जो वैल्यू आ रहा है हमेशा 2 आ रहा है, हर बार सेम आ रहा है, तो इससे कन्फर्म होता है कि रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे करंट बढ़ाएं वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला गया, और फिर जो रेजिस्टेंस था वो वैल्यू जो दिया वो क्या दिया, वो कांस्टेंट वैल्यू दिया 2 ओम, ठीक है। ये एक्टिविटी करना है, प्रैक्टिकल करना है, जो कि लैब में संभव है, यहाँ पर संभव नहीं है, फिर भी मैंने समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब उसी का ये टेबल तैयार किया है, ठीक है, जो मैं टेबल तैयार कर रहा था वही। जैसे एमीटर है, ठीक है, यहाँ पर ये एमीटर है तो रीडिंग देगा,
ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा। ठीक है, मान लो कि पहला में करंट कितना है 1 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो खुद नोट करना है, ये सब प्रैक्टिकल है। ठीक है, करना है खुद से लैब में। तो करंट यहाँ पर हम मान लिए कि 2 एम्पियर, तो यहाँ वोल्ट जो आएगा कुछ रीडिंग आएगा, हम रीडिंग को क्या कर रहे हैं सपोज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास लैब का सारा सामान है नहीं। तो यहाँ जो आएगा 4 मान लेते हैं। तो उसी के बाद फिर 3 आया, तो यहाँ पर जो मान लेते हैं कि आएगा 6 आएगा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ पर R = V/I। तो V मेरे पास था कितना 4, 4 है तो 4/2 सोल्व करेंगे 2। ठीक है, 6/3 फिर से 2, 8/4 फिर से 2। ठीक है, तो यही है हमारा क्या वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कह रहा है एक ग्राफ आता है। ठीक है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछता है, ये जो ग्राफ है बहुत ही एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कैसे करके पूछ लेता है वो देख लेते हैं पहले, नहीं सॉरी पहले कैसे ग्राफ बनता है उसको देख लेते हैं। तो मान लो कि ये मेरा एक है एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक तरफ हम मान लिए पोटेंशियल डिफरेंस को और एक तरफ करंट को मान लिए। ठीक है, यहाँ पर मान लिए पोटेंशियल डिफरेंस और इधर करंट हम माने थे कितना 2, फिर आया था 3, फिर आया था 4। यहाँ पर आया था जो वैल्यू था वो था 4, 6 और 8। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस आता था वो आया था कितना, वो रेजिस्टेंस आ रहा था कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो 2 को मिलाइए और 4 को मिलाइए, इस पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट बना वहाँ पर मिलेगा, फिर 3 और ये 6 इस पॉइंट पर मिलेगा, और फिर से 4 करंट और 8 पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस को 2 एक्सिस पर डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एक एक्स एक्सिस पर और दूसरा वाई एक्सिस पर। एक्स पर करंट चल रहा है, सॉरी वाई पर करंट चल रहा है, वाई पे करंट चल रहा है, और एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो जैसे हम पीछे क्लास में पढ़े थे एक्सिस को मिलाने के लिए परपेंडिकुलरली ड्रैग करते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है तीनों को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, तो करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ दिया है वही है। ठीक है, ये जो स्लोप होता है वो बताता है रेजिस्टेंस को। ठीक है, स्लोप बताता है किस चीज़ को, रेजिस्टेंस को। यही अपना ग्राफ होता है। ठीक है, और ये जो हर जो पॉइंट दिया है छोटा छोटा सा, बहुत सारा पॉइंट जो है, ये सब सारा पॉइंट ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जो कि I = V/R जो मेरा फॉर्मूला था उसी पे वर्क होगा। कह रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस क्या होगा जब इससे करंट जा रहा है 20 एम्पियर और कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट, जो कि 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो हम जानते हैं I = होता है क्या, V/R। ठीक है, तो I कितना 20, V कितना 220 और R कितना पता नहीं, सोल्व करेंगे, ये 0 से 0 और 2 बार में 11, तो R = कितना हो जाएगा 11 ओम हो जाएगा। ठीक है, मतलब सारा वैल्यू पुट करिए, इससे आंसर निकल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ भी ये 20 आ गया, ये 220 आ गया। ठीक है, ये क्रॉस होगा तो 220/20 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो R = 11 ओम। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, ओम्स लॉ था। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसको अच्छे से समझ लेना है। और जो ये बात बताया गया था ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, ठीक है, इसको आप शॉर्ट में कर लेना। ठीक है, जितना मतलब कि जैसे जैसे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का चीज़ है, अब जैसे जैसे मतलब कि लिखते जाना है, पॉइंट बना करके छोटा कर लेना है। ठीक है, और ये तुम्हारा स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा, और साथ साथ जो ग्राफ दिया गया है उसको भी ड्रा करना है। ठीक है,
और इसके साथ साथ इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देंगे, उसको भी सॉल्व करना है, PDF के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।